गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को। हम सीए इंटर का जनरल क्लोज एक्ट का पार्ट 1 कर चुके हैं। कौन सा कर चुके बेटा? पार्ट 1 कर चुके, जिसके अंदर हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली थी जनरल क्लोज एक्ट क्या होता है। उसको हमने इवन अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं किया था। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझते हैं तो बेटा जनरल क्लोज एक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस सेकंड वीडियो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बेटा। इसमें सारे क्या होंगे? कॉन्सेप्ट्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो जनरल क्लोज एक्ट समझ में आ गया। तो फर्स्ट वीडियो से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या सेकंड वीडियो। चलिए बेटा इस वीडियो को करते हैं सीधा स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको प्रॉपर, ताकि दिखता रहे। थोड़ा सा बस 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 चलिएगा बेटा। मैं करवा दूँ सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। और जो अगर ये हिस्ट्री समझ में आ गई, अगर ये हिस्ट्री समझ में आती है बेटा, तो हमारी दो डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएंगी। एक सेंट्रल एक्ट क्या होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। ये दोनों डेफिनेशन ऐसी हैं जिनमें हर बच्चा रोता रहता है कि सर इतनी टिपिकल लैंग्वेज है लॉ की और इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, तो हमें ये बिल्कुल याद नहीं होती। अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बेटा आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपकी दोनों डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा बेटा। ये एक्ट बना था 1897 को। क्या उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट था? नहीं था। इंडिया बेटा उस टाइम था गुलाम किसका था? ब्रिटिश हुकूमत का। ब्रिटिश अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे ये लॉ बना हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बेटा, अगर मैं लॉ की बात करूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मैं अगर लॉ के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेटा वहाँ पे क्या होता था? उस टाइम पे हमारे इंडिया में प्रांत होते थे, जैसे आज पाकिस्तान में भी प्रांत हैं। हमने आज़ाद होने के बाद स्टेट मॉडल अपनाया था, जिसमें हमने इंडिया को स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। लेकिन उससे पहले प्रांत होते थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर आज भी आपने सुना होगा सिंध एक प्रांत है, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, बालिस्तान, वजीरिस्तान। तो वहाँ पे दुनिया भर के स्थान लगे हुए हैं जो सारे प्रांत हैं। किसके प्रांत हैं? वो पाकिस्तान के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हिंदुस्तान में प्रांत होते थे और इन प्रांतों को मैनेज करने के लिए उसने दो तरीके की अथॉरिटी बनाई थी। ये बात कर रहा हूँ बेटा हिस्ट्री की। अंग्रेजों के ज़माने के अंदर कैसे लॉ का स्ट्रक्चर होता था? दो बंदे होते थे बेटा। एक बंदे का नाम होता था चीफ कमिश्नर और एक बंदे का नाम होता था बेटा गवर्नर जनरल। ये दो पोस्ट होती थी। जो छोटे प्रांत होते थे और मध्यम बीच के, हम कह सकते हैं बेटा स्मॉल और मीडियम टाइप के जितने भी प्रांत थे, उनको मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी होती थी, जो बंदा होता था, उसका नाम था बेटा चीफ कमिश्नर। जी सर। और जो लार्जर लेवल पे होते थे, जो बड़े लेवल पे होते थे, कौन से प्रांत? जो बड़े लेवल पर प्रांत होते थे, प्रांत को इंग्लिश में बोलते बेटा प्रोविंस। क्या बोलते हैं? प्रोविंस। जो बड़े लेवल के प्रोविंस थे उनको मेंटेन करने के लिए उस टाइम पे होता था गवर्नर जनरल। कौन होता था बेटा? गवर्नर जनरल। अब इस गवर्नर जनरल के दो पार्ट होते थे। या तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था और या ये गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी के अंदर होता था। लेजिस्लेटर कैपेसिटी, या तो इसकी काउंसिल कैपेसिटी होती थी या लेजिस्लेटर कैपेसिटी होती थी। किसकी बेटा? गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल जो होता था, ये बात ध्यान से सुनिए बेटा, हम तब की कर रहे हैं जब इंडिया गुलाम था। इंडिया जब गुलाम था तो यहाँ अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का जब राज था तो वो लॉ के अंदर जो गवर्नमेंट होती थी, जो एक्ट्स होते थे, उसको कैसे मेंटेन करते थे, तो उनका लॉ का क्या स्ट्रक्चर होता था? उन्होंने पूरी इंडिया को प्रांत्स के अकॉर्डिंग बांट रखा था। छोटे मोटे प्रांत को संभालता था चीफ कमिश्नर और जो बड़े प्रांत को संभालता था उसका नाम था बेटा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल दो तरीके की कैपेसिटी में काम करता था। या तो वो लेजिस्लेटर की कैपेसिटी के अंदर होता था या वो काउंसिल की कैपेसिटी में होता था। काउंसिल की कैपेसिटी का मतलब है वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, सारे डिसीजन उसको कमेटी के थ्रू लेने पड़ते थे। किसके थ्रू लेने पड़ते थे बेटा? कमेटी के थ्रू लेने पड़ते थे। लेकिन अगर वो लेजिस्लेटर कैपेसिटी का गवर्नर जनरल है, तो बेटा वो सारे डिसीजन बिना किसी से पूछे खुद ले सकता था। उसको सोल डिसीजन मेकर बोलते थे। क्या बोलते थे? सोल डिसीजन मेकर। तो उस टाइम पे ये मामला था। ये कब की बात है?
जब बेटा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया जब आज़ाद हो गया था, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, कब बेटा 1947 में इंडिया में आज़ाद होने के बाद सबसे पहले संसद और उसके बाद संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। संविधान को बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। और संसद में क्या है बेटा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद बना था, पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। सर जो आपने हिस्ट्री बनाई ये आपने क्यों बताई? ये बेटा हमारी बहुत काम की है। डेफिनेशन आती है सेंट्रल एक्ट कौन से हैं। क्या डेफिनेशन आती है? सेंट्रल एक्ट कौन सा होता है? तो हम क्या बोलेंगे? बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, संविधान बनने से पहले की बात कर रहे हो, या आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के अंदर संविधान बनने के बाद की बात कर रहे हो। संविधान बनने के बाद तो जितने भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी संसद के अंदर एक्ट बनाए गए हैं, वो सारे ही क्या हैं? सेंट्रल एक्ट हैं। दैट्स ऑल। संविधान बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी पार्लियामेंट संसद के अंदर एक्ट बनाए गए वो सभी क्या हैं? सेंट्रल एक्ट हैं। लेकिन संविधान बनने से पहले बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता था? जब संविधान नहीं था और अंग्रेजों का राज था, गुलाम होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था? बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन क्या मामला था? तो जो मैंने हिस्ट्री में सिखाया वो यूँ का यूँ यहाँ चेप देना बेटा। दो टाइप के बंदे होते थे। क्या? एक तो चीफ कमिश्नर। चीफ कौन बेटा? कमिश्नर। और एक कौन? गवर्नर जनरल। फटाफट रिपीट कराओ बेटा। ये कब की बात है? जो ये लो बनाते थे। चीफ कमिश्नर किसको डील करता था? स्मॉल और मीडियम लेवल के प्रोविंस को डील करता था। और गवर्नर जनरल लार्जर प्रोविंस को डील करता था। तो उस टाइम बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल एक्ट कौन से होते थे? जो चीफ कमिश्नर की अथॉरिटी ने जो एक्ट बनाई और जो गवर्नर जनरल ने जो रूल्स बनाए, उन सभी को क्या बोला जाता? उस टाइम पे सेंट्रल एक्ट बोला जाता था। तो सेंट्रल एक्ट में ये सारी चीज़ें क्या होगी बेटा? कवर हो चुकी हैं। एक डेफिनेशन मान लो जैसे आपकी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हम फिर से दो पार्ट करेंगे। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रही हो या आफ्टर संविधान बनने के बाद की बात कर रहे हो? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जितने भी एक्ट को स्वीकृति देता हो प्रेसिडेंट देता है, और वो माना जाता है वो सारे एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं। इंक्लूड में क्या है? इंडिया के अंदर बेटा सेंट्रल लेवल के बाद दो चीजें और बनी। स्टेट एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दी गई। यूनियन टेरिटरी को भी अथॉरिटी दी गई। यूनियन टेरिटरी को अथॉरिटी दी गई थी आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन टेरिटरी के अंदर जिस बंदे को लॉ बनाने की अथॉरिटी दे रखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके पास लॉ बनाने की पावर होती है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट समझा जाता है। प्रेसिडेंट तो होता ही है, लेकिन बात करें अगर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती थी? अंग्रेजों के ज़माने की फटाफट बात करो बेटा। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दो ही बंदे होते थे। क्या? या तो गवर्नर होता था, गवर्नर या तो काउंसिल का होगा, और या फिर वो गवर्नर इन लेजिस्लेटर कैपेसिटी होगा। इस लेजिस्लेटर, इन्हीं को क्या माना जाता है? अंग्रेजों के टाइम पे यही क्या होते थे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो बेटा एक बार अंग्रेजों के ज़माने का लॉ का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल एक्ट की दोनों डेफिनेशंस की इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई। मैंने इनको लैंग्वेज के तहत आपको नहीं मिलवाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बुक से मैच कराऊंगा, लेकिन आज की ये वीडियो बेटा कॉन्सेप्ट के लिए है। किसके लिए है? कॉन्सेप्ट के लिए है कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या दे रखा है और उसको हमें कैसे समझना है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा उसका फिर सारा काम हो जाएगा। चलिएगा सेक्शन 3 के अंदर बेटा हमने पढ़ी है डेफिनेशन। क्या पढ़ी है? डेफिनेशन। सर क्या इतनी डेफिनेशन? नहीं बेटा, और भी डेफिनेशन है, वो मैं बुक के साथ मैच कराते टाइम आपको इजीली करवा दूंगा। दो डेफिनेशन बड़ी थी वो मैंने अलग से कॉपी पे समझा दी। फटाफट अब तक के सेक्शन बताओ। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये लोग कब बना था, कब आया था, कब स्टार्ट हुआ था?
सेक्शन नंबर 2 इसका क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, जो मे की, शैल की, इस टाइप की बात करता है। सेक्शन नंबर 3 किसकी बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है। किसकी बात करता है बेटे, डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है और सेंट्रल एक्ट क्या होती है। बाकी की डेफिनेशन में बुक के साथ मैच कराते टाइम आपको कराऊंगा। सेक्शन नंबर 4 क्या है, अब समझ लीजिए आप फटाफट बेटा, सेक्शन नंबर 4 क्या है। सेक्शन नंबर 4 क्या है, एक 4 है और एक सेक्शन नंबर 4A है, दोनों एक जैसी बात करते हैं, बिल्कुल छोटी सी। मैं बता दूं दोनों के दोनों सेक्शन नॉन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन स्टिल आपका कोई पार्ट छूटे ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था बेटा फाइनली जो लॉ बना था, जनरल क्लॉज एक्ट, वो बना था 1897 के अंदर, लेकिन उससे पहले 1887 1887 के अंदर और 1868 के अंदर भी तो ऑलरेडी लॉज बने थे। सबसे पहले 1868 के अंदर क्या बना था, जनरल क्लॉज एक्ट, फिर 1887 के अंदर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड किया गया, जनरल क्लॉज एक्ट, और फाइनली कब बना, 1897 के अंदर। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, जो बातें मैंने लिखी हैं 1868 के अंदर, जो बातें मैंने लिखी हैं 1887 के अंदर, वो सारी इंक्लूड मानी जाएं, वो सारी इंक्लूड मानी जाएं किसके अंदर, 1897 के अंदर। मतलब वो सारी चीज़ सेव रहेंगी। मैंने इन एक्ट को ख़त्म नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, इनको इंक्लूड किया है। ख़त्म करने के लॉ के अंदर बोलते हैं बेटा रिपील करना। क्या बोलते हैं, रिपील करना। तो सेक्शन नंबर 4 आपका कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था, जो सिर्फ क्या बोलता है, ये जो 1887 के अंदर और 1868 के अंदर जो एक्ट बने थे, उन चीज़ों को समायोजित कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है 1897 के अंदर। चलिएगा बेटा, अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, जिस पार्ट का नाम है जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के सेक्शन हमें सीखने हैं, जो चलेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक। ये बेटा एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जनरल क्लॉज एक्ट आपका ये लगा लो लगभग 70% आपका हो जाएगा। मैं फटाफट एक बार टाइम देख लूँ कितना चल रहा है। एक काम करते हैं, इसके लिए बेटा हम नेक्स्ट वीडियो कवर करते हैं, ताकि कोई भी वीडियो का साइज़ लंबा ना हो।